Hello friends, I am Dr. Gaurang Prajapati and I will be taking your account session today. Topic is Liquidator's account. Liquidator's account you are studying in SY. SY में हम Liquidator's account पढ़ते हैं. Liquidator's account का मतलब क्या है? मतलब यही है कि कंपनी को बंद कर देना, winding up of the company. Okay. Now what are the basic things which we actually consider for winding up of the company? वाइंडिंग कंपनी को कब किया जाता है? या तो कंटिन्यूस वो लॉस कर रही है कंपनी. रीजंस अगर हम देखते हैं तो कंपनी कंटिन्यूस लॉस कर रही है, यानी कि प्रॉफिट होने का अभी कोई आगे चांस नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि दिस कंपनी कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. ओके, देन देर आर इनसफिशिएंट कैपिटल्स. कैपिटल कम है, लायबिलिटीज पे करने की कोई गुंजाइश नहीं है. यहां पर जब लायबिलिटीज पे नहीं कर पा रहे हैं, विच आर द लायबिलिटीज टू द क्रेडिटर्स, टू द बैंक, लोन, मॉर्गेज लोन लिया है जहां पर कुछ ना कुछ एज अ सिक्योरिटी के तौर पे एसेट्स भी दिए हुए हैं. दिस ऑल पीपल दे विल बी कमिंग टू कलेक्ट देयर मनी. वो पैसा मांगने आएंगे और कंपनी क्या है हमारी, वो कंटिन्यूस लॉस कर रही है, प्रॉफिट में वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही है. फिर क्या करें? पार्टनरशिप फर्म आपने एफआई में पढ़ा हुआ है, ठीक है. पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? पार्टनर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस करती जा रही है तो क्या करेंगे? पार्टनर्स विल डिसाइड कि चलो अभी हम कंपनी को बंद कर देते हैं. ठीक है, बंद कर देते हैं. क्या करेंगे? सारे एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटीज को पे कर देना है. ठीक है, एसेट्स बेच दिए, लायबिलिटीज को पे कर दिया, उसके बाद जो भी अमाउंट जो बचा है वो पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे. ठीक है, बात खत्म हो जाती है वहीं पर. क्या यही हो सकता है कंपनी में भी? नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि वहां पर माय डियर फ्रेंड्स एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है. कौन सी है वो प्रोसीजर, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ रीजंस देख लेते हैं. रीजंस देखने में आपने एफआई में जो चैप्टर पढ़ा हुआ है, कौन सा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स. यहां पर आप पढ़ रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स में हम फर्म्स को बंद कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं. लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में प्रोसीजर यही है, एसेट्स को बेचना है, लायबिलिटीज को पे करना है, वो आगे देखेंगे, लेकिन यहां पर कंपनी को बंद करना है. इट्स अ लिमिटेड कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी. बट in TY you will again study amalgamation of the company, merger and acquisition. तो ये तीनों साल में जो तीन चैप्टर आप पढ़ रहे हो, they are of one family. वो कहते हैं ना कैट फैमिली, that is the same thing which is implied here as well. हम वहां FY तो हमने पास कर लिया है, TY में अभी हमको जाना बाकी है, लेकिन उसके पहले हम SY की बात करते हैं. ठीक है, SY में हम देखते हैं कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज की रीजंस क्या है. सबसे पहले हमने देखा कैपिटल नहीं है पूरा, क्या करेंगे? कहां से लाएंगे? बैंक से भी लोन ले चुके हैं, बैंक भी मांग रही हैं पैसे, क्रेडिटर्स भी रोज आ रहे हैं पैसे लेने के लिए. क्या करेंगे भाई? कोई रास्ता नहीं है, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, कंपनी को हम कन्वर्ट कर नहीं पा रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग एक यूनिट नहीं बना पा रहे हैं, लॉसेस जो है वो चलते आ रहे हैं सालों से, एक्यूमुलेटेड हो गए. एक्यूमुलेटेड का मतलब ये है कि वो इकट्ठे हो रहे हैं और कोई रास्ता नहीं बचा है कंपनी के पास. इधर इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, सारे एसेट्स को बेच दिया जाए और लायबिलिटीज को पे कर दिया जाए. जो प्रोसीजर है वो हम आगे देखते हैं. यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या क्या रीजंस हैं. या तो कोई कंपनी किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी बनाई जाती है. ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जाने का मतलब यह है कि इस कंपनी को जिसके लिए स्टार्ट किया गया था वो ऑब्जेक्ट फुलफिल हो गया है, अब इस कंपनी को आगे चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए भी इसको वाइंड अप कर सकते हैं. ये रीजंस हैं. उसके अलावा फाइनेंशियल डिटोरिएशन. डिटोरिएशन मतलब सिक कंपनी, बीमार हो चुकी है कंपनी और अब इस कंपनी के लिए आगे कोई रास्ते बचे नहीं है कि जहां पर इसको प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर सके. क्रेडिटर्स आ रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? इकट्ठे होंगे. हु आर द रियल ओनर्स? द इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो ये रीजंस हैं मेरे फ्रेंड्स कि कई बार कंपनी, आज हम एग्जाम्पल देखते हैं सीसीडी का, इतना बड़ा एम्पायर है लेकिन कितने हजारों की लोन बैंक की, एंड अल्टीमेटली वी नो व्हाट द रिजल्ट इज. किंगफिशर
देख रहे हो, लेकिन अब इट हैज गॉन डाउन। व्हाट इज द रीजन? अक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, जो प्रोसीजर हम देखते हैं आगे के इसका प्रोसीजर क्या है। तो देर आर मैनी रीजंस। बेसिकली द कंपनी कैनॉट बी रिवाइव्ड। रिवाइव्ड का मतलब ये होता है कि कंपनी को एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, और ना किया जाने की कोई पॉसिबिलिटी भी है आगे होके। ठीक है, रीजंस हमने देख लिए, लेकिन इसका जैसे मैंने बात किया था कि एक प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर है? दैट वी विल सी। देयर आर सर्टेन प्रोसीजर विच हैज टू बी फॉलोड। मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी को वाइंड अप करने के कई मोड्स हैं। सबसे पहला देखें हम तो कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल देख रही है कि कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि देयर आर लॉसेस और इसीलिए कंपनी को बंद किया जाता है। ये भी हो सकता है कि देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। सेबी आज शेयर इश्यू करवाने की और सारी प्रोसीजर करवाते हैं, उसी में भी हो सकता है कि कोई ऐसा इश्यू हुआ है, एंड अल्टीमेटली इट इज डिसाइडेड बाय द ट्रिब्यूनल कि चलो इस कंपनी को जो है वो हम बंद कर देंगे। उसके बाद वॉलेंटरी वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स एंड द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को लगता है कि ये कंपनी इतनी लॉस बना रही है और आगे जाके हमको पेमेंट नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो जब पेमेंट नहीं मिलेगा तो व्हाट विल दे डू? दे विल कम टुगेदर एंड अ मीटिंग हैज टू बी टेकन विच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये मीटिंग बुलाएंगे और उसमें क्रेडिटर्स, लोन्स जिससे ली है, ईच एंड एवरी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द लिक्विडेशन, जिसको कंपनी बंद करने में इंटरेस्ट है, क्यों? कि उनका पैसा जो है वो बाकी है पैसा। मीटिंग होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग में ये डिसाइड होता है, एक रेजोल्यूशन जो है वो पास करना होता है, और इसी रेजोल्यूशन के अंदर ये डिसाइड है, ये तय होता है कि इस कंपनी को जो है वो हम लिक्विडेशन में ले जाते हैं, यानी कि इट हैज टू बी क्लोज डाउन, इसको बंद कर दिया जाएगा। ओके, इसी रेजोल्यूशन को फिर अल्टीमेटली आरओसी में यानी कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अंदर हम फाइल करते हैं। एंड रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जब ये फाइल होता है तो एक अलग से प्रोसीजर जो है वो रजिस्ट्रार भी करते हैं, एंड देन इट हैज टू बी गिवन टू द कोर्ट। तो पूरा जो केस है वो कोर्ट को सौंप दिया जाता है, एंड आफ्टर दैट द कोर्ट अपॉइंट्स अ लिक्विडेटर। ही इज अ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति को लिक्विडेटर बनाया जाता है। ऑब्वियसली ये कोर्ट का डिसीजन रहता है, जो ये पूरा लिक्विडेशन का प्रोसीजर जो है वो देख रेख में उसके होगा। अल्टीमेटली ही इज द बॉस ऑफ नाउ द एंटायर कंपनी। वो पूरे कंपनी का बॉस है और उसके सारे डिसीजन जो है वो हर किसी को मानने पड़ेंगे, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, कि क्रेडिटर्स हो, बैंक लोन जिससे ली है बैंकर्स हो, एनी पर्सन, दे हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स बाय द लिक्विडेटर, क्योंकि ये कोर्ट से अपॉइंट किया गया पर्सन है और इसके जो भी डिसीजन होंगे वो सबको मानने पड़ेंगे। ओके, अल्टीमेटली लिक्विडेटर क्या करता है? लिक्विडेटर का काम क्या है? ही हैज टू सेल द एसेट्स, ओके, एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज। वी विल सी दैट वंस द लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड टू डिस्पोज ऑफ द एसेट। डिस्पोज करना यानी कि एसेट्स को बेचना। एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक एक्सेट्रा, सो मेनी एसेट्स, फैक्ट्रीज वगैरह, जो एसेट्स हैं कंपनी की बैलेंस शीट में ऑन द एसेट साइड, वो लिक्विडेटर को बेचने हैं। अल्टीमेटली जो लायबिलिटीज हैं वो सारी पे कर दी हैं जो लायबिलिटी साइड में आती हैं, और ये जो पेमेंट सेल करने के बाद एसेट्स को जो पैसा मिलता है और लायबिलिटीज को पे करनी है, उसके लिए एक लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनाया जाता है। वी वेरी वेल नो, सो बेसिकली आर लिक्विडेटर इज जेम्स बॉन्ड। ही हैज लाइसेंस टू किल, विच मीन्स दैट he can take any decision whatever is in the benefit of the company। जो कंपनी के हित में होगा वो सारे काम जो है वो लिक्विडेटर को करने की पूरी छूट दी जाती है कोर्ट की तरफ से। ओके, नाउ कमिंग टू द रिसिप्ट एंड पेमेंट पार्ट। लिक्विडेटर एक स्टेटमेंट बनाएंगे, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। दोस्तों हम यूज टू हैं इस चीज से कि हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो एंड होता है 31 मार्च को ही, लेकिन
यहां पर 31 मार्च के दिन ही लिक्विडेटर अपना काम पूरा करेगा ऐसा नहीं है। इट कैन बी इन बिटवीन द ईयर ऑल्सो, बीच में, साल के बीच में कोई भी डेट हो सकती है, चाहे वो उत्तरायण हो, होली हो, कोई भी डेट, और लिक्विडेटर स्टेटमेंट जो है वो उस डेट को बनेगा जिस दिन सारे एसेट्स बेचने के बाद लायबिलिटीज को पे कर दिया गया हो। अल्टीमेटली बहुत सिंपल अगर हम देखें तो क्या है, एसेट्स को बेचना है, लायबिलिटीज को पे कर देनी है, अगर कोई अमाउंट बचता है तो ओनर्स को जाएगा। कौन है ओनर्स? द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो लास्ट में जो बचता है अगर कोई पैसा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके बीच की जो प्रोसीजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो लिक्विडेटर स्टेटमेंट जो है अ रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट, विच मीन्स दैट ऑन द डेबिट साइड there is the receipt side and on the credit side it is the payment side. डेबिट साइड में सारे एसेट्स जो भी बिकते जाएंगे एट देयर न्यू वैल्यूज, यानी कि अगर बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट में अगर आपको लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दी है 5 लाख, लेकिन अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग बिकती है 6,50,000 में, तो इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वी विल मेक द एंट्री बाय 6,50,000 एंड नॉट बाय देयर book value. Very good. Same way, the liabilities also have to be paid in a particular manner. 7 पॉइंट्स हैं पेमेंट के, हम फॉर्मेट देखते हैं माय फ्रेंड्स। लेट्स सी द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो हमने बात की थी आगे। द डेबिट साइड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द रिसिप्ट साइड, मतलब के पैसा मिल रहा है। क्रेडिट साइड इज पेमेंट, मतलब के पेमेंट को हमें पेमेंट देना है, ठीक है। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले एज यू कैन सी द कैश बैलेंस, कैश ऑलरेडी है कंपनी के पास अगर थोड़ी बहुत भी, तो वो हम ले लेंगे। उसके बाद जो भी एसेट्स रियलाइज का मतलब है रियलाइज करना नहीं लेकिन बेचना, दैट मीन्स दैट द एसेट्स आर सोल्ड, लैंड बिल्डिंग मशीनरी ईच एंड एवरी एसेट, जो भी हम एसेट्स जो हम बेच रहे हैं लेकिन एट देयर न्यू वैल्यू, द रियलाइज्ड वैल्यू हैज टू बी टेकन। Now coming to the payment side once again, 7 points are there my friends. हमने आगे जेम्स बॉन्ड की बात की थी 007, यहां भी 7 स्टेप्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं और इसी पॉइंट्स में ही पेमेंट करना है, एक के बाद दूसरा। ये नहीं कि हमको अगर 6th वाला याद है तो उसको हम पहले पेमेंट कर दें, नहीं, कोई हमारा रिलेटिव लिक्विडेटर का रिलेटिव नहीं है जिसको भी वो जंप करा के आगे पेमेंट करवा सकता है, नो नॉट एट ऑल। What has to be paid according to this 7 step only. Okay, सिर्फ एक सिंपल फॉर्मेट का हम एक बार जस्ट वी विल गो थ्रू कि हाउ दिस 7 स्टेप हैज टू बी टेकन। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब ये है कि जिसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी दी है, मॉर्गेज दिया है, बैंक लोन ली है, सामने मॉर्गेज में इन्वेस्टमेंट रखे हुए, एंड देन वो इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद ही वो बैंक लोन को पूरा पेमेंट किया जाएगा। Then we have the liquidators expense and remuneration. खुद का पैसा लिक्विडेटर पहले ले लेगा, वो नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने अपॉइंट किया है। बाद में पैसा अगर बचे न बचे पर लिक्विडेटर तो उसका पेमेंट ले ही लेगा। उसके एक्सपेंस जो है दैट प्लस हिज रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब उसकी जो फीस है, उसका जो कमीशन है एक्सेट्रा, दैट हैज टू बी टेकन बाय हिम। ओके, दैट इज ऑन द सेकेंड पॉइंट। इसका मतलब यह है कि अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद अगर कोई पैसा बचता है तो एज यू कैन हियर, तो ही लिक्विडेटर को सेकंड पेमेंट होगा। वंस लिक्विडेटर का पेमेंट हो जाता है और अगर पैसा बचा, देन द थर्ड पेमेंट इज मेड विच इज द प्रेफरेंस क्रेडिटर्स। प्रेफरेंस क्रेडिटर्स को हम डिटेल में आगे देखेंगे कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स किसको कहा जाता है। वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन अबाउट दैट बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द कैलकुलेशन ऑफ आवर सम्स। ओके, फोर्थ पॉइंट, डिबेंचर्स। जो फ्लोटिंग चार्ज में है क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स को पे किया जाता है प्लस देयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद आता है अगर पैसा बचता है तो द फिफ्थ स्टेप इज टू पे द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर्स हमने यहां पर देखे हैं, टोटल क्रेडिटर्स जो लायबिलिटी में दिए हुए हैं। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो है जिनके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी दी है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, मगर जिसको हम कोई प्रेफरेंस देते हैं। प्रेफरेंस देना मतलब कि दूसरों से
आगे यानी कि पहले पेमेंट हमको करना है उसका, दैट वी विल सी। देन कम्स द फिफ्थ स्टेप विच इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिसके अगेंस्ट में जैसे हमने बात की कि कोई भी क्रेडिटर्स के सामने कोई सिक्योरिटी नहीं है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जिसको माल सामान के लिए जिसने कोई हमारे पास से गुड्स वगैरह जो हमको सप्लाई किए हैं वो कंपनी को पेमेंट तो करना है, सो दोज विल बी पेड। आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, नाउ कम्स द कैपिटल पार्ट। और कैपिटल पार्ट में जब आता है तो इनका डिविडेंड भी होता है साथ में, तो डिविडेंड भी पे करना पड़ता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पेमेंट देने के बाद विद द डिविडेंड इफ इट इज मेंशन इन द सम, तो वो भी हम पे करेंगे। और लास्ट में इन सब को पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो हम देंगे हमारे ओनर्स को यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो एज यू हैव सीन माय फ्रेंड्स दैट द 7 स्टेप याद रखना है आपको, नहीं याद रहे तो यू कैन रिमेंबर 007 एज आई सेड, जेम्स बॉन्ड 7 स्टेप है। अब ये नहीं कि 6 स्टेप को हम आगे ले जाएं क्योंकि हमको वही याद है, नो दैट कैन नॉट हैपन, सो डोंट डू दैट। व्हाट यू हैव टू डू इज रिमेंबर ईच एंड एवरी स्टेप। एक छोटा सा हम रिवाइंड करके वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले किसको देना है? सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी दी है, ठीक है। उसके बाद खुद लिक्विडेटर्स अपना पेमेंट जो है वो खुद ले लेगा, रेम्यूनरेशन कमीशन विच विल बी ऑन अ परसेंटेज ऑफ सम एसेट सोल्ड। देन द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दैट वी विल सी लेटर ऑन, क्वेश्चन मार्क में इसलिए पूछ रखा है कि बाद में हम एक पूरी विंडो है वो देखेंगे कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स किसको कहा जाता है। आफ्टर दैट एज वी सीन डिबेंचर्स प्लस उनका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस कोई एडिशनल इंटरेस्ट वगैरह है तो वो भी हमको पे करना है। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल कम ऑन द 6th स्टेप एंड लास्ट में अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। सो एज वी हैव सीन असेट्स, कैश, असेट्स रियलाइज्ड, ये सब एसेट साइड है, डेबिट साइड है, पेमेंट साइड हमने देख ली है, 7 स्टेप्स। So my friends, this is the format and we have to follow this format in the sum, very very important, because the entire calculation for all these 7 points is also part of the calculation and part of the sum. अगर ये sum 18 marks का, 15 marks का, 10 marks का है तो half of the marks will be mostly allotted to the working notes which we will see later on. Coming to once again the most important part about the preferential creditors, as you can see, this is the window which you can see for preferential creditors. Now what is preferential creditors? Basically it is to give preference, किसी को हम preference देते हैं, दूसरों से पहले पेमेंट देना है। किसको देना है? सबसे पहले तो वो जो कोई इनकम टैक्स वगैरह हैं, कोई लोकल टैक्स हैं, that has to be paid first but within the last 12 months. last 12 months का मतलब क्या है कि अगर लिक्विडेशन की डेट इज ऑन 31/3/18 तो इसके पीछे वाले 12 मंथ्स दैट इज ऑन 1/4/17 से ये 12 मंथ्स में जितना भी इनकम टैक्स या लोकल टैक्स बाकी है दैट कम्स इन प्रेफरेंस। That means suppose in this particular period अगर कंपनी को 10,000 टैक्स देना है तो that comes in preference, लेकिन हो सकता है इससे भी आगे का पीरियड में कोई टैक्स वगैरह भरना हो, that is prior to 1/4/17, तो वो प्रेफरेंस में नहीं आएगा। लेकिन पिछले 12 मंथ्स की जो भी लायबिलिटी है टैक्स की that will come in preference. Okay. Then comes the salary of the employees. कोई भी एम्प्लॉइज है उसकी सैलरी, लेकिन पिछले 4 मंथ्स, 4 मंथ्स इज द इंपॉर्टेंट, दैट इज द 4 मंथ्स सैलरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये प्रेफरेंस में आएगी। लेकिन अगर 4 महीने से ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको नहीं देना है। अगर किसी भी एम्प्लॉइज की 6 महीने की सैलरी बाकी है तो 4 महीने की पहले देंगे, बाकी की 2 महीने की है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाएगी। देनी तो है लेकिन सेम वे इट विल बी गिवन ऑन द लेटर स्टेप, जब अनसिक्योर्ड पेमेंट किया जाएगा तब। लेकिन
4 मंथ की सैलरी या 20,000 विच एवर इज लेस। 20,000 से ज्यादा किसी को हम पेमेंट फिलहाल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में नहीं कर सकते हैं। देन कोई अक्रूड रेम्यूनरेशन, हॉलीडे रेम्यूनरेशन है, कहीं भी कोई बाकी रह गया है अगर, तो वो भी देना जरूरी है। अदर देन दैट स्टेट इंश्योरेंस, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन, वॉट एवर इज बीन पेंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो लायबिलिटी में दिया होगा प्रोविडेंट फंड, तो वो भी पेमेंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएगा। सो ऑब्वियसली जब हम सम्स करेंगे तब इसका हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हर सम में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से हैं वो क्वेश्चन में कभी भी आपको बताया नहीं जाएगा, वो आपको ही ढूंढना है। और इसीलिए हमने ये 3 स्लाइड जो बनाई है बेसिकली दैट इज फॉर दिस प्रेफरेंशियल, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट। बाकी सब दिया रहेगा लेकिन क्या नहीं दिया होगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, वो हमें ढूंढना है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी मेजर पार्ट of the calculations. So now friends, we will be moving further to an example. Theoretically जो हमने बात की है उसको हम अब डालने वाले हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के अंदर, और उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का एक जो सॉल्यूशन हम बताएंगे। जो हमने बात की है, काम हमारा सिर्फ यही है कि अब हम लिक्विडेटर हैं, और लिक्विडेटर होने के नाते हमको एक फाइनल स्टेटमेंट बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट का, किसी भी कंपनी का। एंड हाउ टू डू इट, सबसे पहले बहुत इजी है, जब जैसे हमने बात की है, सेल ऑफ ऑल द एसेट्स, पे ऑफ ऑल द लायबिलिटीज, बट पे द लायबिलिटीज इन द 7 स्टेप्स, नॉट द वे वी वांट बट इट इज इन द रूल्स। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है सर, हम किसी भी पेमेंट को है वो नीचे से ऊपर वाले को दे दे, पहले क्या फर्क पड़ने वाला है, आखिर में पेमेंट तो हो रहा है सबको। नहीं, क्यों नहीं देना है, क्योंकि ये रूल में है और हम वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द rule. So coming to this example, we will be seeing that there is one voluntary liquidation on 31/12/2015. The balance sheet, what you will be given in the question, एक balance sheet दिया होगा, तो balance sheet पे हम नजर करते हैं। liability साइड से शुरू करते हैं। देखिए, equity shares है 6,000 of 100 each, debentures, outstanding interest on debentures, loan secured बाय चार्जेस ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई लोन ली है जिसपे इन्वेस्टमेंट एज अ सिक्योरिटी दिया गया है। ओके, क्रेडिटर्स हैं और प्रोविडेंट फंड है। सामने एसेट्स की तरफ हम देखते हैं, गुडविल है। गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती है जब एसेट्स को बेचा जाता है, अनलेस एंड अनटिल आपको सम में कहा गया हो। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, कैश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कि वी स्टार्ट द एंटायर सम विद द सॉल्यूशन। जो हम चालू करेंगे लिक्विडेटर्स का, जो फाइनल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट का, उसको हम स्टार्ट करते हैं कैश एंड बैंक से। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एंड पीएनएल आर मिसलेनियस, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये याद आपको रखना है। लैंड, बिल्डिंग, एसेट, इन्वेस्टमेंट, एज वी हैव सीन दैट वो किसी लोन के अगेंस्ट में एज अ सिक्योरिटी दिया गया है। बाकी जो है स्टॉक एंड डेटर्स, दीज आर द एसेट्स। अब इस एसेट्स को जब बेचा जाता है तो आगे सम में हम देखते हैं कि कंसीडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वी हैव टू प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। स्टार्टिंग विद द एसेट्स आर रियलाइज्ड। लैंड, बिल्डिंग, देखो बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उससे वैल्यू अलग है, बट दिस इज आर एक्चुअल वैल्यू जो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखनी है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स ऑफ द लोन हैव सोल्ड द इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने कहा था कि क्रेडिटर्स 50,000 के हैं जिसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट लिया गया है, उसके अगेंस्ट में ये क्रेडिटर्स 75,000 में लोन जो है वो इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं। मतलब 50,000 की लोन के अगेंस्ट में व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट गेटिंग, 75,000, जिसका मतलब ये होता है कि 25,000 एक्सेस अमाउंट हमारे पास बचता है। तो उसके लिए क्या कहा गया है कि इट वॉज रिटर्न टू द लिक्विडेटर, विच मीन्स रिसिप्ट में ले लो, ऐड कर दो उसको असेट्स के अंदर, एंड वी कैन टेक द फाइनल अमाउंट ओवर देयर। उससे आगे हमको ये बताया गया कि क्रेडिटर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। नाउ एज यू कैन सी दैट इन द लायबिलिटी ऑल्सो वी हैव 1,80,000 एज creditors here, but
इन दिस क्रेडिटर्स व्हाट इज इंक्लूडेड? 5 मंथ सैलरी, 5 क्लार्क की 5 महीने के पैसे हैं, सैलरी बाकी है, कितना है? 7,500. ओके. इनकम टैक्स एंड लोकल टैक्स विच आर टू बी पेड 35,000. लेकिन उसमें भी ये जो डेट हमको दी हुई है 31/8/2014, याद है हमको कि हमने अभी जो बात की थी कि जो भी इनकम टैक्स वगैरह जो भी भरना है पिछले 12 मंथ्स का प्रेफरेंस है. ओके, पिछले 12 मंथ्स का प्रेफरेंस है, उसके आगे का पे तो करना है, बट इट हैज टू बी पेड इन द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तो ये 5,000 जो है 35,000 से हम अलग करके अनसिक्योर्ड में ले जाएंगे और 30,000 विल ओनली बी द अमाउंट एज द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. डिबेंचर्स को भी पे किया है 31/3/2016. लिक्विडेटर्स या बैलेंस शीट की डेट अगर हम देखें तो बैलेंस शीट इज ऑन 31/12/15 और उसके बाद कब पे हो रहे हैं डिबेंचर्स? 3 मंथ्स के बाद. तो उनका एक एडिशनल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी हमें पे करना है. ये सब पॉइंट्स इसलिए ध्यान में हम ले रहे हैं कि वाइल कैलकुलेटिंग ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए. जाना कैसे है? स्टेप बाय स्टेप्स. पेमेंट के साथ स्टेप्स अगर याद रहेंगे तो 90% ऑफ योर सम इज कवर्ड. यू डोंट नीड टू वरी देन कि ये याद रखना है, वो याद रखना है. आपको सिर्फ पेमेंट्स का ध्यान रखना है. एक एक पेमेंट जैसे जैसे आता जाएगा आप उसको सामने से ढूंढ के उसका कैलकुलेशन दिखाते जाओगे. ओके, देन वी हैव द अमाउंट फॉर लिक्विडेशन विच इज 10,000 and the liquidator is entitled to 2% amount on asset realized. जो एसेट बेचे हैं उसके सारे एसेट्स रियलाइज जो होंगे इंक्लूडिंग द सरप्लस ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. एंड 2% सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स विच मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट में जब पेमेंट किया जाएगा. लेकिन हमारे पास वो लास्ट अमाउंट लास्ट में ही आएगा, इसीलिए उसका भी एक टेक्निक है और कैसे फाइंड करना है वो अमाउंट दैट वी विल सी इन द टाइम ऑफ द कैलकुलेशंस. सो फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट विच आई ऑलरेडी हैव रेडी. नाउ एज यू कैन सी ऑन द पेमेंट साइड द 7 points: secured creditors, liquidators, remuneration, preferential creditors, debentures and plus interest, unsecured creditors, preferential shareholders, and at the last we have equity shareholders. Okay, on the receipt side as you can see, starting with the cash balance. So what is the cash balance? We have to start with the cash balance which is given in the balance sheet. Okay, and the assets which are realized in the adjustments, they are already given that at what value ये land वगैरह किस value पे बेचा है, machinery, stock, debtors, investment, how they have been selling, and then we will see the working notes also together. Starting with, let's see the question once again. As you can see, there is the cash balance. Start करना है हमें. आपको लिक्विडेटर का स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद रखना ही पड़ेगा और वो बहुत जरूरी है. वंस यू रिमेंबर दिस इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. स्टार्ट विद द कैश बैलेंस 12,100. ओके, so this is 12,100, that is the cash balance by which the liquidator will start his collection of money. यहां से पैसा वो कलेक्ट करना चालू करेगा. उसके बाद लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक एक्सेट्रा. एडजस्टमेंट में जो दिया है वो लेना है. लैंड बिल्डिंग 4,20,000, मशीनरी 1,10,000. तो राइट इट इन द इनर कॉलम 1,10,000. स्टॉक की वैल्यू भी हमको दी हुई है 55,000 एंड डेटर्स आर 45,000. So 55,000 is the stock value and 45,000 is the debtors. ओके, अब आगे बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की. क्योंकि मैंने यहां लिखा हुआ है इसलिए नहीं, बट यू मूव टू द बैलेंस शीट. लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है, उसको हमें बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू अब आएगी भी नहीं. बात हम इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं यहां पर. वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स. व्हाई? बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज
valued at 70,000 year. It is given against a loan of 50,000, but as we can see it realizes 75,000. मतलब बहुत सिंपल है कि 75,000 में इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, लोन 50,000 की है वो पे कर दी है, और बाकी का देखो लिखा हुआ है कि एडिशनल अमाउंट वाज रिटर्न टू द लिक्विडेटर. तो हम जो एडिशनल अमाउंट है जो आता है 25,000 वो लिख देते हैं. फॉर योर रेफरेंस वी कैन ऑल्सो राइट हियर 75 माइनस 50. ओके, so ultimately now we have all the assets, land, building, machinery, stock, debtors and investment. नई वैल्यूज के साथ हमने ये वैल्यूज जो है वो हमने ले ली है, उसका हम एडिशन जो है वो अभी कर देंगे. नाउ कमिंग टू द पेमेंट साइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. नाउ लायबिलिटी में हम वापस आते हैं अगर देखने के लिए, कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है नहीं, थी एक लोन लेकिन वो डायरेक्टली पे हो गई है, which means that now we don't need to again make the payment here, so there will be no payment in the column of secured creditors. Then we come to the liquidators remuneration. यहां पर मैं ये लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1 जो हम अभी आपको बताएंगे. उसके पहले हम देख लेते हैं कि लिक्विडेटर को दिया क्या गया है. पॉइंट नंबर 5 पीछे आते हैं. लिक्विडेटर्स इज एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन ऑफ 2%. नाउ coming to the 2%, if we see that it is been given on the amount which is realized by him, and that amount is the total of the assets, so that comes to 6,55,000. This is the total of all the assets sold. Okay, so we have this amount which the liquidator has realized by selling of the assets. Okay, fine. नाउ कमिंग टू द पेमेंट. ऑब्वियसली क्यों हमने डेबिट साइड पहले लिखा है, पैसा आएगा तो पेमेंट हो पाएगा ना, तो इसीलिए एक एक करके हम एसेट्स जो है वो बेच चुके हैं. हमारे पास 12,100 इज द कैश बैलेंस, प्लस वी हैव 6,55,000 एज द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स सोल्ड. जितने हमने एसेट्स बेचे हैं उसकी वैल्यू हमारे पास 6,55,000 आ गई है. अब हम पेमेंट की तरफ आते हैं. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज आई सेड पेमेंट हो चुका है, इन्वेस्टमेंट बेच के उनको डायरेक्टली, उसके ऊपर जो 25,000 बचा था वो एक्सेस भी हमने ले लिया है. अब बात आती है आगे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन की. उसके लिए हमने 1 लिखा है विच मीन्स के वर्किंग नोट बनानी है. हर एक स्टेप्स की एज आई सेड माय फ्रेंड्स यू हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट. ओके, कमिंग टू द point, the fifth point, the liquidator is entitled to a remuneration of 2%. किस पे? amount on assets realized. कौन सा? वो 6,55,000 वाला. वर्किंग नोट्स पे हम आ गए. एक्सपेंसेस जो हैं लिक्विडेटर के ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं. एज यू कैन सी द एक्सपेंस आर 10,000, तो 10,000 we will write directly. 10,000 इज द एक्सपेंस. ऑब्वियसली जो उसने खर्चा किया है वो भी वो वापस तो लेने ही वाला है. 2% ऑन 6,55,000 कैलकुलेट करेंगे तो 13,100 आएगा अमाउंट. ठीक है, ओके. देन 2% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट होने वाला है उसका 2%. लेकिन यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर तो 7th स्टेप पे हैं, अभी हम वहां पर पहुंचे ही नहीं है, तो इसको हम कैलकुलेशन को अभी होल्ड पे रख देंगे बिकॉज वी डोंट हैव दैट अमाउंट विथ अस. फाइन. नाउ वंस अगेन कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसका वर्किंग नोट हम बनाएंगे, द वर्किंग नोट नंबर 2. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, आपको उसको ढूंढना है, और वो ढूंढते ढूंढते आपको ये कैलकुलेशन जो है वो वर्किंग नोट के तौर पे बताना भी बहुत ही जरूरी है. सबसे पहला पॉइंट आ जाते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे. आइए, सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड द फॉलोइंग. 5 months सैलरी ऑफ 5 क्लर्क्स. 5 क्लर्क की टोटल सैलरी 7,500 है, तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर कमिंग ईयर 7,500 divided by 5 which will be coming at
1500, दिस इज फॉर वन पर्टिकुलर एम्प्लॉय। 5 एम्प्लॉय है, 7,500 को डिवाइड किया 5 से, एक एम्प्लॉय की सैलरी है 1500। और कितने मंथ्स की बाकी है, आगे हमने देखा 5 मंथ्स की, लेकिन रूल याद है आपको, 4 मंथ की ही देनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ्स करेंगे तो वी विल गेट द आंसर विच इज 6000। ओके, नाउ वंस अगेन वी कम टू द क्वेश्चन, द सेकेंड पॉइंट, बी पार्ट। फर्स्ट सैलरी पार्ट हमने ऑलरेडी ले लिया है, प्रेफरेंशियल का। इनकम टैक्स एंड लोकल टैक्स 35,000 दिया हुआ है, लेकिन उसमें से 5,000 ऐसे हैं जो 2014 में पे किया गया होना चाहिए था, तो वो उस साल से रिलेट कर रहा है। हमने ये देखा हुआ है पॉइंट में कि प्रेफरेंशियल इनकम टैक्स या लोकल टैक्स वही प्रेफरेंस में आएगा जो पिछले 12 मंथ्स के पीरियड में देने रहेंगे। उसके आगे का है वो हम लेंगे, लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। सो 35,000 माइनस 5,000, which means that 30,000 is the amount of income tax which will be taken in the preference creditors. Okay. उसके बाद हमें क्या करना है कि एक बार नजर लायबिलिटी साइड भी कर लेंगे। अगर कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वगैरह एडजस्टमेंट में दिया है वो तो हमने देख लिया है, उसके अलावा कोई लायबिलिटी में अगर रह गया है, यस देयर इज प्रोविडेंट फंड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, सो दैट ऑल्सो विल बी टेकन एंड द अमाउंट इज 18,000. ओके, सो वी हैव टेकन द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तीनों हमने देख लिए हैं, उसके आगे अभी कोई है नहीं, इसका टोटल हम कर देंगे विच विल कम टू 54,000। इस तरह से अच्छे से एक ब्लॉक बना दो ताकि वो अमाउंट हमारी और एग्जामिनर की भी नजर में आए। इसी अमाउंट को हम अब लिख लेंगे इन आवर स्टेटमेंट 54,000। याद रहे लिक्विडेटर रेम्युनरेशन अभी हमारा वर्किंग नोट बाकी है। Now coming to the debentures plus their interest. Once again come to the question, liability side में आ जाते हैं हम। डिवेंचर्स कितने हैं 1 लाख के, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है डिवेंचर्स पे 12,000 का, तो वो हम लिख देंगे कहां पर, हमारे वर्किंग नोट में वापस से आके, वर्किंग नोट नंबर 3। डिवेंचर्स कितने हैं, 12% डिवेंचर्स है 1 लाख। ओके, then outstanding interest is also there 12,000 and there is one more outstanding interest। कहां से आया वो, तो एडजस्टमेंट में ध्यान से आपको देखना है कि लिक्विडेटर डिबेंचर्स को पेमेंट कब करते हैं। पॉइंट नंबर 3, एज आई सेड, आप पॉइंट टू पॉइंट जाओगे, पेमेंट तो आपको हर चीज कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में मिल जाएगी। डोंट गो थ्रू द क्वेश्चन, गो फ्रॉम द आंसर। आंसर के रास्ते से हमें जाना है ताकि हमको एक एक चीज जो है वो पेमेंट की मिलती जाए। पेड ऑन 31/3/2016, जबकि हमारा लिक्विडेटर का जो स्टेटमेंट है दैट इज एंडिंग ऑन 31/12/15, मतलब कि 3 मंथ्स के बाद पेमेंट हो रहा है। ओके, तो हम एडिशनल 3 मंथ्स का इंटरेस्ट भी अप टू 31/3/16 तक देंगे। किस पे देना है, डिबेंचर्स की वैल्यू है 1 लाख और उस पे हम 12% इंटरेस्ट देंगे और 3 मंथ्स का ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा जो आएगा 3,000। सो आफ्टर मेकिंग दिस पेमेंट वी हैव अ टोटल विथ अस 1,15,000 विथ इंटरेस्ट, और वो हम यहां पर लिख लेंगे 1,15,000। ओके, सो द डिबेंचर्स आर ऑल्सो paid up. Now we come to the other part, that is unsecured creditors. Once again come to the liability in the balance sheet. Total creditors कितने हैं, 1,80,000 के हैं, ठीक है। उसमें हम यहाँ लिखा हुआ है sundry creditors include the following, मतलब कि प्रेफरेंस वाला जो पार्ट है वो हमें यहाँ से हटा देना है। 1,80,000 जो क्रेडिटर्स हैं हमारे, coming to the
fourth working note, unsecured creditors total are 1,80,000, and from this the preferential creditors which are already paid कितने 36,000. सिर्फ क्यों हम प्रोविडेंट फंड नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वो क्रेडिटर्स में इंक्लूड नहीं है. लायबिलिटी में हम वापस एक बार देख लेते हैं. देखिए क्रेडिटर्स में प्रोविडेंट फंड इंक्लूड नहीं है, तो हम उसको वहां से माइनस नहीं करेंगे, उसको हम वहां से नहीं हटाएंगे. तो बाकी कौन से दो अमाउंट हटाएंगे? 6,000 और 30,000, विच मीन्स 36,000. 36,000 हम यहाँ से लेस कर देते हैं, एंड वी गेट द अमाउंट 1,44,000. So this is the amount to be paid to unsecured creditors, which is working note number 4. So we pay 1,44,000 to the unsecured creditors. Okay friends, so the first 5 steps are over. हमने secured creditors को पे कर दिया. liquidator remuneration अभी भी बाकी है. क्यों बाकी है? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर पे उनको किसी परसेंटेज का रेम्यूनरेशन मिलना है, पर वो अमाउंट अभी हमारे पास नहीं है. देन कम्स द प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, बट एज यू कैन सी इन द लायबिलिटी देयर इज नो प्रेफरेंस कैपिटल, सो उसको हम पे करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. जब दिया होगा वी हैव टू पे देम. सो अल्टीमेटली नाउ कम्स द लास्ट स्टेप, which is the payment to equity share capital. The most important calculation now relates to the payment to the equity shareholders. आखिर में जो भी अमाउंट बचेगा वो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने वाले हैं. तो कितना हमारे पास पैसा आया है, कितना हमने पे कर दिया है, उसका पहले हम हिसाब कर लेते हैं. सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड पे आ जाते हैं. 12,100 हमारे पास ऑलरेडी कैश थी. उसके बाद हमने जो एसेट्स बेचे उससे हमको मिला 6,55,000. तो टोटल रिसिप्ट हमारे पास 6,67,100 है. ये हमारे पास पैसा अवेलेबल है ऑलरेडी. दैट मीन्स टोटल रिसिप्ट मैं यहां पर लिख देता हूं 6,67,100. अब इसके सामने पेमेंट क्या क्या हो रहा है. पेमेंट में लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन अभी बाकी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हमने अभी ऑलरेडी वी हैव मेड 2 पेमेंट्स which is 23,100. तो 23,100 हम लिक्विडेटर का पेमेंट का लिख देते हैं. उसके बाद हमने किस किस को पेमेंट किया है? क्रेडिटर्स को किया है 54,000. उसके बाद हमने डिबेंचर्स को किया है 1,15,000, एंड देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को भी हमने पे किया है 1,44,000. ये सारा अमाउंट हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास 54,000, then we have paid 1,15,000 and 1,44,000 to the unsecured creditors. इन सब को पेमेंट करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो है 3,31,000 आफ्टर ऑल द पेमेंट्स. अब ये अमाउंट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के लिए हमारे पास है, लेकिन याद रहे इसमें हमें अभी 2% जो है लिक्विडेटर को देना है on equity shareholders. So this is the amount which is still pending, but it is already included in this amount 3,31,000. So we will make a working note कि अगर 2% already included है इसमें, तो this is basically 100 if we consider the payment to equity shareholders plus 2% is the commission. So this amount which we get is 102. So in 102 we have to pay 2%. So what will we pay in 3,31,000? This will be the commission amount, and that will work out to 6,490. So this is the payment which is made to the liquidator. So यहाँ पर हम लिख देंगे 6,490, and ultimately we will get the liquidators payment of 29,590, जो हम liquidators remuneration में भी लिख देंगे 29,590. Coming to our working note again, once this payment is made, the balance which remains, which is 3,24,510,
this is the last payment which is made to the equity shareholders. So that is what we will write here, 3,24,510, and this is working note number 5. So ultimately we have already paid, हमने इक्विटी शेयर होल्डर को भी पे कर दिया है, वर्किंग नोट में आपने जिस तरह से देखा है. आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो टोटल अप, और ये अमाउंट आपका 6,67,100 आ जाएगा. दिस विल equal the receipt and the payment. As my friends, you have seen, एक बार जब रिसिप्ट हमारे पास में एसेट्स के साथ आ जाती है, उसके बाद किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करते हैं, सारी वर्किंग नोट्स भी हमने यहां पर दिखाई है. उनको आपको रिफर करना है. हर एक अमाउंट जो है वो बाद में हम पेमेंट साइड विद द नंबर ऑफ वर्किंग नोट्स शो करते हैं. फाइनली द रिसिप्ट एंड पेमेंट विल टैली and the liquidator's work is over. So thank you very much friends for giving attention to this particular sum, very important for your examination purpose as well. I hope you like it. See you next time. Bye bye.